हेलो टू ऑल। आज के वीडियो की शुरुआत करते हुए हम हमारे चैप्टर नंबर 2 के बचे हुए टॉपिक के बारे में बात करेंगे। कुछ टॉपिक इस तरीके से अपना बचा हुआ था। चौल साहित्य के बारे में हमें पढ़ना बाकी रह गया था। चौल साहित्य के बारे में बताया है कि चौल काल के अंदर भी काफ़ी सारे साहित्यों की रचना हुई है। यहाँ पर बहुत बड़ी शिक्षा के केंद्र ग्राम थे। तमिल भाषा को राजाश्रय प्राप्त था, यानी तमिल भाषा में ही ज़्यादातर साहित्यों का निर्माण होता था। और जयन गोंदार ने कलितुंग पर्णी नामक ग्रंथ की रचना की थी, जो हमें चौल साहित्य के बारे में जानकारी देती है। इसके बाद जयन गोंदार कौन थे? ये चौल शासकों में एक प्रिय राज्य कवि के रूप में जाने जाते हैं, जो कि कोलुतुंग प्रथम के टाइम पर चौल प्रशासन में राज्य कवि थे। उसके बाद में काफ़ी सारी ऐसी रचनाएं हुई हैं जो कि चौल प्रशासन से संबंधित हैं। उन सब के नाम दिए हैं। अमुदनार, रामानुज, ये सब वो हैं जिन लोगों ने काफ़ी सारे धार्मिक ग्रंथों की रचना की है। बुद्धमित्र हो गए, विरासोलिम, पबंदी का नन्नौर, ये सारे व्याकरण ग्रंथ हैं। और जैन ग्रंथों में भी तिसक्कर देवर का जीवक, चिंतामणि, बौद्ध ग्रंथों में कुंडल केशी महत्वपूर्ण कुछ ग्रंथों के नाम आपको बताए गए हैं। रामानुज, यमुनाचार्य, ऋग्वेद, ये सब इसी समय के इनका भी संस्कृत ग्रंथों में महत्वपूर्ण स्थान है। नेक्स्ट जो टॉपिक अपन को पढ़ना है वो है कल्हण की राजतरंगिणी, जिसके अंदर कश्मीर का इतिहास दिया गया है कि कश्मीर का इतिहास, उधर के प्राकृतिक वातावरण, वहाँ के राजाओं, सबका वर्णन इसमें दिया है। इसकी रचना कल्हण नाम के व्यक्ति ने की थी। ठीक है। कल्हण कश्मीर के लोहार वंश के शासक हर्षदेव के महामात्य चंपक के पुत्र और संगीत मर्मज्ञ कनक के अग्रज थे। ठीक है। कल्हण ने राजतरंगिणी की रचना की और लोहार वंश के अंतिम शासक जय सिंह के समय में की थी। इधर आपको अंडरलाइन कर लेनी है। इसकी रचना काल कब से कब तक माना जाता है? 1147 ईस्वी से 1149 ईस्वी का, यानी कि 2 साल का। इधर भी आप अंडरलाइन करेंगे। इसमें किस चीज़ का वर्णन किया है? इसमें इतिहास का, कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया है, जिसमें कश्मीर की सुंदरता और उधर के राजाओं के क्रम, पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी जितनी भी परंपराएं चली आ रही हैं, उस समय जिन पौराणिक स्रोतों का यूज़ किया जाता था, जिन मिथकों का उपयोग किया जाता था, उस समय के राजाओं द्वारा किए गए युद्धों के बारे में इसमें वर्णन है। राजाओं का महाभारत और रामायण के चरित्र नायकों के संबंध भी जोड़ा गया है और काफ़ी सारे इसके भागों में पूर्ण रूप से इनके राजाओं का वर्णन किया है। जैसे कि इसमें आपको बताया है कि जो राजतरंगिणी है उसमें केवल अंतिम 2 अध्याय कल्हण के व्यक्तिगत जानकारी देते हैं, बाकी सब कश्मीर के इतिहास के बारे में ही जानकारी प्रदान करते हैं। और साथ में इस ग्रंथ के माध्यम से हमें इस ग्रंथ के 7वें और 8वें तरंग में हमें लोहर वंश के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। काफ़ी सारी घटनाक्रम भी हमें इसमें मिलते हैं, कई सारे राजाओं के गुण दोष भी मिलते हैं। और साथ में ये जो कल्हण ने अपने ग्रंथ में राजतरंगिणी में संस्कृत भाषा का प्रयोग किया है, इधर आप अंडरलाइन करोगे। कल्हण की राजतरंगिणी संस्कृत में उपलब्ध उन रचनाओं में महत्वपूर्ण पहली रचना मानी जाती है, जो कि इतिहास का क्रमबद्ध अध्ययन कराने में महत्वपूर्ण जानकारी रखती है। एक अब जो नेक्स्ट पैराग्राफ है उधर आपको अंडरलाइन कर लेना है। राजतरंगिणी का शाब्दिक अर्थ क्या है? इस पर प्रश्न भी आता है। राजतरंगिणी का शाब्दिक अर्थ है राजाओं की नदी, जिसका भावार्थ क्या है? राजाओं के इतिहास का समय प्रवाह। ये कविता के रूप में राजतरंगिणी की रचना की है, जिसके बहुत सारे अध्याय हैं जिन्हें तरंगों के नाम से जाना गया है। राजतरंगिणी की प्रथम तरंग में क्या बताया है? सबसे पहले कश्मीर में पांडवों के सबसे छोटे भाई सहदेव ने राज्य की स्थापना की थी, ऐसा उसमें बताया गया है। और 273 ईसा पूर्व कश्मीर में बौद्ध धर्म का आगमन हो गया था, ऐसा भी इसी में बताया है। इसके बाद में कल्हण ने राजतरंगिणी की रचना अपने पुराने राजवंशों की जानकारी देना, पाठकों का मनोरंजन करना, अतीत से शिक्षा लेना देना आदि उद्देश्यों से इसकी रचना की थी। साथ में इसकी रचना का एक अन्य मूल उद्देश्य और क्या था? वो ये था कि कश्मीर पर शासन करने वाले जितने भी राजवंश रहे हैं उनकी पूर्ण जानकारी, पूर्ण वंशावली आगे लोगों को मिल पाए। इस राजतरंगिणी के अंतर्गत कल्हण ने इतिहास की जानकारी देने की तो कोशिश की ही है, परंतु साथ साथ उन्होंने कश्मीर के वातावरण और उसकी सुंदरता, सामान्य जनजीवन के सांसारिक जीवन, भौतिक ऐश्वर्य, सबके बारे में ही वर्णन किया है। साथ में बताया है कि जो
व्यक्ति है वो अपनी पुरानी गलतियों से सबक लेता है, इतिहास से सीखा और सबक लेने के लिए ही इस प्रकार के ग्रंथ की रचना की गई है। उसके बाद कलहण की कृति एक महान वीर के क्रियाकलापों के साथ साथ तात्कालिक समाज का भी वर्णन करती है। जैसे मैंने आपको बताया कि राजतरंगिनी में बताया कि कश्मीर में किस तरीके की विद्या चलती थी, किस तरीके के लोग पारिवारिक जीवन को निर्वहन करते थे, कौन सी संस्कृति, समाज और परंपरा का निर्वहन करते थे, इसकी भी पूरी जानकारी मिलती है। साथ में जब हम राजतरंगिनी की जांच पड़ताल करते हैं, इसके कालक्रमों की सूची और राजा के जो नाम है उसके साथ में जोड़ करके इसको समझने की कोशिश करते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि उन्होंने अनुश्रुतियों और परंपराओं और इस क्षेत्र पर लिखी गई प्रमुख रचनाएं जैसे नीलमत पुराण का भी उपयोग किया है। और इस नीलमत पुराण में जितने भी वर्णन है उसका कहीं ना कहीं राजतरंगिनी में मेल खाता हुआ मिल जाता है। पूर्ववर्ती राजाओं द्वारा किए गए भूमिदान, धर्मदान आदि के बारे में भी सूचनाएं राजतरंगिनी में कहाँ से ली गई हैं? अभिलेखों से ली गई हैं। साथ में कलहण ने चौथे तरंग के अंतिम भाग से अपने समय तक अर्थात 3886 लौकिक शक से 4225 लौकिक शक तक इसकी कालगणना और इतिहास सामग्री का विश्वसनीय वर्णन प्रस्तुत किया है। उसने अपने पूर्ववर्ती सूर्यों के 11 ग्रंथों और नीलमत के अतिरिक्त उसने प्राचीन राजाओं के प्रतिष्ठासन, वास्तुशासन, प्रशस्ति पट्ट शास्त्र, सिक्के, लोक श्रुति, जो भी उसे जानकारी जहाँ जहाँ से मिली इकट्ठी की और सारे राजाओं से जोड़ करके उसने उसे क्रमबद्ध व्याख्या करना प्रारंभ किया। यही राजतरंगिनी है जो कि हमें अलग अलग तरंगों यानी अलग अलग अध्याय के माध्यम से इतिहास के कश्मीर के इतिहास की जानकारी प्रदान करती है। इस तरीके से इस टॉपिक के साथ आपका ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो गया है। इसके आगे के जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे आपके कट चुके हैं बोर्ड एग्जाम से। तो नेक्स्ट चीज़ जो हमें नई स्टार्ट करनी है, अच्छा मैं एक चीज़ और बता देती हूँ, सेकंड चैप्टर का ये जो भी अपन ने टॉपिक पढ़ा है इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, अब आपको क्या करना है, सेकंड चैप्टर के पीछे के जितने भी प्रश्न हैं उन्हें आपको होमवर्क के लिए रेडी कर लेने हैं क्योंकि चैप्टर कंप्लीट हो गया है। सेकेंड चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो आज अपन अब फोर्थ चैप्टर के बारे में बात करेंगे क्योंकि थर्ड चैप्टर आपका कट हो चुका है। फोर्थ चैप्टर में हमें पढ़ना है पेज नंबर 61 से तुर्क आक्रमण से हमें पढ़ना है। तुर्क आक्रमण के बारे में बताया है कि भारत में तुर्कों का आक्रमण लगभग 2 शताब्दियों तक के आसपास का माना जाता है, जबकि मुगल आक्रमणों से भारत सुरक्षित रहा था। 10वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मुगल आक्रमणों का सिलसिला एक बार फिर प्रारंभ हुआ, किंतु इस बार आक्रमण अरबों के स्थान पर तुर्कों द्वारा किया गया था। पहले अरबों का आक्रमण होता रहता था परंतु अब की बार तुर्कों का आक्रमण हुआ। उसके बाद में बताया भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क आक्रमणकारी गजनी का शासक सुबक्तगीन था। इधर आप अंडरलाइन करोगे। 977 में शासक बनने के बाद उसने अपनी सीमा को प्रसार करना चाहा और उसने भारत तक अपने क्षेत्र को पहुंचा दिया, भारतीय क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। 997 ईस्वी में सुबक्तगीन की मृत्यु हो गई। उसके बाद उसका पुत्र इस्माइल और महमूद गजनवी गजनी के शासक बने। महमूद ज़्यादा योग्य था, उसने भारत पर 17 बार हमले किए। 1025 ईस्वी में उसने सोमनाथ के मंदिर पर हमला किया, आक्रमण करके वहाँ से काफ़ी चीज़ें लूट करके ले गया। वहाँ के पुजारियों और जनता ने अंतिम समय तक गजनवी का प्रतिरोध किया। सोमनाथ का जो शासक था, गुजरात का जो शासक था, वो भाग गया था अपने आप को बचाने के लिए, परंतु जनता अंतिम दम तक लड़ती रही। इधर जीतने के बाद में गजनवी ने पूरी जनता के ऊपर प्रहार किया और काफ़ी सारों को मौत के घाट उतार दिया। साथ में ऐसा भी माना जाता है कि ये जो भयंकर युद्ध हुआ उसमें एक बार तो गजनवी को ऐसे लगने लगा था कि मैंने इस झुंड के सामने ज़्यादा देर में नहीं टिक पाऊंगा और मेरी जो सैन्य शक्ति है वो भी कम पड़ जाएगी, परंतु अत्यधिक सैन्य शक्ति और ज़्यादा मंगवाने के कारण वो जनता ज़्यादा समय तक उसके सामने नहीं टिक पाई। विजय करने के बाद में महमूद ने क्या किया, सबसे पहले सोमनाथ के मंदिर में जो शिव जी की मूर्ति थी उसे तोड़ी और फिर मंदिर की जो मूर्ति थी उसके टुकड़े ले जा करके मस्जिद की सीढ़ियों में लगा दिए थे। उसके बाद में आपको बताया है 1173 में गौर के शासक गियासुद्दीन ने गजनी पर अधिकार कर लिया और उसका छोटा भाई शिहाबुद्दीन को गजनी का शासक नियुक्त कर दिया। यही शिहाबुद्दीन इतिहास में मोइजुद्दीन मोहम्मद गौरी के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद गौरी एक विजयाकांक्षी शासक था, उसने भी भारत पर हमला किया। उसके भारत पर आक्रमण के क्या क्या कारण थे, वो धन
प्राप्त करना चाहता था, साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। गजनी और मुल्तान के जो शासक थे उन्हें नष्ट करना चाहता था और इस्लाम धर्म को भारत तक पहुंचाना चाहता था। जिस समय महमूद गजनी मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया, उस समय भारत और दिल्ली का शासक पृथ्वीराज चौहान था। तो अब जो टॉपिक आएगा वो पृथ्वीराज चौहान के बारे में आएगा। मोहम्मद गौरी के भारत पर आक्रमण करते समय पृथ्वीराज चौहान शासक बना हुआ था और इतिहास में इसे राय पिथौरा के नाम से जाना जाता है। इधर आप अंडरलाइन कर लेंगे। पृथ्वीराज के बारे में बताया है, उसका जन्म 1166 ईस्वी में हुआ था और उसके पिता सोमेश्वर देव की मृत्यु के बाद में वो 11 वर्ष की आयु में ही उत्तराधिकारी बन गया था। पृथ्वीराज की माँ का नाम कपूरवा देवी था। उसने अपने बेटे को भी संभाला, शासन को भी संभाला और उसके बाद में 1178 में पृथ्वीराज ने पूरी तरीके से शासन को अपने हाथ में ले लिया था। शीघ्र ही उसने अपने उच्च पदों पर विश्वसनीय अधिकारों को नियुक्त कर दिया था और धीरे धीरे उसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वीराज ने अपने विजय करने के लिए 3 नीतियों का अनुसरण किया था। वो कौन सी थी? स्वजनों के विरोध से मुक्ति पाना, यानी अपने प्रियजन, अपने रिश्तेदार, उनके विरोधों से मुक्ति पाना। पड़ोसी राज्यों को समाप्त कर दिया उसने, विदेशी शत्रुओं का मुकाबला किया था। पृथ्वीराज चौहान की विजयों के बारे में जैसे आपको बताया है, पृथ्वीराज जब शासक बना तब उसके बहुत ही अल्पायु का था। उस समय पर उसके जो चाचा है अपर गांगे, उसके ऊपर हमला किए जा रहे थे। वो चाहता था अपर गांगे कि पृथ्वीराज को हरा करके मैं शासक बन जाऊं। ऐसी स्थिति में पृथ्वीराज ने उसे परास्त करके उसकी हत्या कर दी और पूरी तरीके से विरोध को शांत कर दिया। अपरांगे के जो छोटा भाई था नागार्जुन, अब उसने विद्रोह कर दिया। उस विद्रोह को गुड़गांव में देखते हुए पृथ्वीराज ने अपनी सेना भेजी। सेना भेजने पर नागार्जुन गुड़गांव को छोड़ करके वहाँ से निकल गया। उसके सेनापति देवभट्ट ने कुछ समय तक गुड़गांव को बचाने का प्रयास किया, परंतु पृथ्वीराज की सेना ही सफल रही। उसके बाद विद्रोहियों को मौत के घाट उतार दिया और उसके सिर नगर की प्राचीरों पर लटका दिए गए। ये भी इसके बारे में बताया गया है और ऐसा उसने इसलिए किया ताकि कोई भी शत्रु वापस से ऐसा साहस न कर पाए। 1182 में पृथ्वीराज ने गुड़गांव व हिसार के आसपास बसी हुई भंडानक नामक एक जाति थी जो कि पहाड़ों के क्षेत्रों में रहने वाली थी, उसको भी पराजित किया और अपने राज्य को सुरक्षित किया था। जो उसकी प्रारंभिक सफलताएं थी, उसके बाद में पृथ्वीराज ने काफ़ी सारी दिग्विजय नीतियों का प्रसार किया, यानी बड़े राज्यों को जीत करके अपने क्षेत्र में मिलाने के लिए कोशिश की। उसने कुछ सैनिकों की हत्या का बदला लेने के लिए पृथ्वीराज ने 1182 में माहोबा राज्य पर आक्रमण किया था और इस युद्ध में चंदेल का जो शासक था परमवर्दी देव के 2 सेनापति अल्लाह और उदल लड़ते हुए मारे गए थे। पृथ्वीराज पंजून राय को माहोबा का अधिकारी नियुक्त करके वापस लौट आया था। इसके बाद में पृथ्वीराज के जीवन से संबंधित जितनी भी जानकारी है हमें पृथ्वीराज रासो से मिलती है। पृथ्वीराज रासो राजस्थानी में लिखा हुआ एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसकी रचना चंद्रबरदाई के द्वारा की थी। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज का मित्र था और साथ में उसके राज्य का राज्य कवि था। इस वजह से जो चंद्रबरदाई है वो पृथ्वीराज के ज़्यादा निकट था, उसकी सारी गतिविधियों से परिचित था। और क्योंकि चंद्रबरदाई ने इस ग्रंथ की रचना की और सारी जानकारियाँ उसे थी, तो हम ये मान सकते हैं कि पृथ्वीराज रासो में दी गई जितनी भी जानकारियाँ हैं वो महत्वपूर्ण हैं और सही ही होंगी। आगे बताया है कि पृथ्वीराज रासो में ये कहा गया है कि पृथ्वीराज ने आबू की राजकुमारी इच्छिनी से विवाह करके गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव द्वितीय को नाखुश कर दिया था, क्योंकि भीमदेव भी उसी स्त्री से विवाह करना चाहता था। इस कारण से भीमदेव और पृथ्वीराज रासो के बीच में भी कुछ झड़पें हुई, कुछ युद्ध हुए, किंतु बाद में संधि हो गई और ये जो युद्ध था समाप्त हो गया। पृथ्वीराज ने पूर्व में स्थित कन्नौज के घेड़वाल राज्य का शासक इस समय जयचंद्र था और दिल्ली पर नियंत्रण को लेकर के चौहान और गढ़वालों के बीच में वैमनस्य चल रहा था, क्योंकि गढ़वाल शासक चाहते थे कि उनका राज रहे, परंतु दिल्ली की गद्दी पृथ्वीराज को मिल गई थी। इन सब स्थितियों को देखते हुए अब की बार जो गढ़वाल है
गहरवाल शासक था जयचंद, उसने ये सोच लिया कि मुझे पृथ्वीराज को हराना है। एक और जयचंद और पृथ्वीराज के बीच में युद्ध का कारण जो था वो ये था कि जयचंद की पुत्री संयोगिता के साथ में पृथ्वीराज ने गंधर्व विवाह कर लिया था। इस वजह से भी दोनों के मध्य युद्ध हुआ था। इन सब ग्रंथों के आधार पर हम ये मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये संयोगिता वाली जो कहानी है वो सही है। इसी आधार पर आपको संयोगिता की कहानी का भी यहाँ वर्णन किया है, जो कि हमें पृथ्वीराज रासो से ही मिली है, जिसमें ये बताया कि जयचंद्र और पृथ्वीराज के बीच के संघर्ष का मुख्य कारण ये था कि जयचंद्र की पुत्री संयोगिता के साथ में पृथ्वीराज ने अपहरण करके शादी कर ली थी, और ऐसा माना जाता है कि इसी वजह से दोनों के बीच में शत्रुतापूर्ण संबंध हो गए। साथ में इस उद्देश्य से उसने राजसूय यज्ञ के साथ संयोगिता के स्वयंवर का भी आयोजन किया था। जो जयचंद्र था उसने सोचा कि पृथ्वीराज से विवाह नहीं करना है और उसने स्वयंवर करवाया अपनी पुत्री का, जिसमें पृथ्वीराज को आमंत्रित नहीं किया, यानी उसका अपमान किया, और अंत में पृथ्वीराज उसी स्वयंवर के बीच में से संयोगिता का अपहरण करके ले गया और उससे विवाह कर लिया था। इसके बाद पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच के संघर्ष का वर्णन किया है। गजनी का जो गवर्नर था गजनी का जो गवर्नर नियुक्त होने के बाद मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी में मुल्तान पर आक्रमण करके अधिकार कर लिया। उसके बाद उसने गुजरात, सियालकोट, लाहौर के युद्धों में विजय हासिल कर ली और अपनी शक्ति का परिचय दिया। राजस्थानी स्रोतों से हमें ये जानकारी मिलती है कि पृथ्वीराज चौहान के साथ में उसने कई बार लड़ाइयाँ की हैं। हमें ये पता चलता है कुछ रचनाओं के आधार पर कि उसने लगभग 21 बार युद्ध किया था, परंतु कभी भी उससे जीत हासिल नहीं हुई। परंतु दोनों के मध्य जो युद्ध हुआ, जो कि निर्णायक रहा और सबसे महत्वपूर्ण है, वो 2 युद्ध थे, तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध। 1191 में तो हुआ था तराइन का प्रथम युद्ध, और 1192 में हुआ था तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध, ये वो 2 युद्ध थे जो कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में लड़े हुए मुख्य युद्धों में से एक थे। पहली बार तराइन का प्रथम युद्ध 1193 ईस्वी में लड़ा गया और दूसरा तराइन का युद्ध 1193 ईस्वी में लड़ा गया था। प्रथम तराइन का युद्ध जब लड़ा गया
गद्दी पर महाराणा कुंभा बैठा। शासक बनने के बाद में उसने काफी सारी कठिनाइयों का सामना करा और फिर भी उसने मेवाड़ की सत्ता को बनाए रखा और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। कुंभा को जीतते ही, राजगद्दी पर बैठते ही काफी सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। सबसे पहले जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा वो था उसकी आंतरिक कठिनाइयां, यानी उसकी गृह संबंधित जो समस्याएं थी। जो राणा कुंभा है उसके पिता क्षेत्र सिंह थे। क्षेत्र सिंह की दूसरी पत्नी, उपपत्नी या हम कहें कुंभा की सौतेली माँ की संतान जिसका नाम था चाचा और मीरा, दोनों ही चाहते थे कि उन्हें क्षेत्र सिंह का राज्य मिले, परंतु वो राज्य किसको मिल गया था? कुंभा को। ठीक है, जो चाचा और मीरा थे उसके पिता मुकल की हत्या कर मेवाड़ को अधिकार में करने के लिए प्रयासरत थे। इस कारण मेवाड़ी सरदार दो भागों में विभाजित हो गए थे। एक ग्रुप कुंभा का समर्थक बन गया था और दूसरा ग्रुप चाचा मीरा और मेहरबा पवार का समर्थक बन गया था। इस अवस्था का लाभ उठाकर बहुत सारे राजपूत सामंत स्वतंत्र हो गए थे और उन्होंने अपने राज्य की स्थापना कर ली। कुंभा द्वारा रणबल में भगवदेव के नेतृत्व में सेना भेजी गई थी जिसने शीघ्र ही विद्रोहियों का दमन कर दिया, समाप्त कर दिया। चाचा मीरा ने अपने समर्थकों के साथ मारे गए और कुंभा इस आंतरिक समस्या से निजात पा ली। कुंभा ने अब नेक्स्ट मेवाड़ और मालवा का क्या संबंध रहा था? महाराणा कुंभा के समय मेवाड़ और मालवा दोनों ही एक दूसरे के पड़ोसी राज्य थे और यहाँ के शासक अपने अपने राज्यों की सीमाओं का विस्तार करना चाहते थे। इस कारण दोनों राज्यों के बीच में संघर्ष होता रहता था। दोनों में संघर्ष का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था, इसे आप याद करेंगे। ये था कि मालवा के सुल्तान द्वारा कुंभा का जो विद्रोही सरदार थे, जितने भी कुंभा के विद्रोही सरदार थे उन सबको मालवा के सुल्तान ने अपने यहाँ शरण दे रखी थी। मोगल के हत्यारे थे मेहबा पवार, उसे भी मालवा के सुल्तान ने, महमूद खिलजी ने अपने पास रखा था। कुंभा ने सुल्तान को पत्र लिखा कि मेहबा पवार को मुझे लौटा दो, परंतु मेहबा पवार को सुल्तान ने नहीं लौटाया। इस कारण से दोनों के मध्य आक्रमण हुआ, युद्ध हुआ। ये जो युद्ध है 1437 में सारंगपुर नामक स्थान पर हुआ और इस संघर्ष में महमूद भाग गया और कौन पराजित हुआ है? ये जो युद्ध हुआ है दोनों सेनाओं के मध्य, इसमें महमूद हार गया और हारने के बाद उस मैदान से निकल गया। कुंभा ने महमूद का पीछा करते हुए मालवा को घेर लिया था और उसे कैद करके पकड़ करके चित्तौड़ ले आया। 6 महीनों तक उसने सुल्तान को अपने यहाँ कैद में रखा और फिर उसको वापस से अपने क्षेत्र लौटा दिया बिना किसी शर्त के। महमूद खिलजी ने अपनी पहली पराजय का बदला लेने के लिए 1443 में वापस से कुंभलगढ़ पर आक्रमण किया। अब की बार कुंभा ने किले के दरवाजों के नीचे बाण माता के मंदिर के पास में दीप सिंह के नेतृत्व में एक मजबूत सेना नियुक्त कर रखी थी। 7 दिन तक ये युद्ध चलता रहा, जिसके अंदर दीप सिंह और उसके साथियों के साथ में दीप सिंह की मृत्यु हो गई और मंदिर पर शत्रु सेना का अधिकार हो गया। इस मोर्चे को तोड़ने में महमूद की सेना को इतनी हानि उठानी पड़ी थी कि मंदिर को नष्ट भ्रष्ट कर उन्होंने टूटी हुई मूर्तियों को कसाईयों के मांस तोड़ने के काम के लिए दे दी। नंदी की मूर्ति को चूना को पकाकर, जो नंदी की मूर्ति थी उसको चूरा किया गया, उसका चूना बनाया गया और उसे पकाकर राजपूतों को पान में खिलाया गया। महमूद की इस सेना ने चित्तौड़ पर अधिकार करने के लिए भी किया, किंतु उसे सफलता नहीं मिली। उन्होंने अधिकार करने के लिए युद्ध किया पर सफलता नहीं मिली। 1446 ईस्वी में महमूद ने एक बार फिर मांडलगढ़ और चित्तौड़ पर अधिकार करने का प्रयास किया, परंतु फिर से उसे सफलता नहीं मिली और 1456 ईस्वी में महमूद ने अब की बार मांडलगढ़ पर अधिकार करने का अंतिम प्रयास किया, परंतु वो भी असफल रहा। अगला है मेवाड़ गुजरात का संबंध। कुंभा जो था उस समय गुजरात की अव्यवस्था, जिस समय कुंभा शासक था, कुंभा के समय गुजरात की अव्यवस्था समाप्त हो गई थी और वहाँ के शासक अपने प्रभाव क्षेत्र के विस्तार के लिए लाए थे, यानी गुजरात के शासक चाहते थे कि वो अपने राज्य को मेवाड़ तक फैला ले। मालवा मेवाड़ के बीच में ये जो संघर्ष चल रहा था और सिरोही और गुजरात की राजनीतिक स्थितियों ने भी मेवाड़ गुजरात के बीच में संघर्ष को आवश्यक बना दिया था। 1456 ईस्वी में फिरोज खान की मृत्यु के बाद उसका बेटा शम्स खान नागौर का नया शासक बना, किंतु फिरोज खान के छोटे भाई मुजाहिद खान ने शम्स खान को पराजित करके नागौर को अपने अधिकार में कर लिया। शम्स खान ने महाराणा कुंभा से सहायता मांगी और
और निकल पड़ा और नागौर के किले की मरम्मत बिना किसी शर्त के उसने नागौर के किले की मरम्मत करवाना शुरू कर दिया। नाराज कुंभा ने नागौर पहले तो कुंभा ने सहायता करके शम्स खान को जिताया, परंतु शम्स खान ने बिना महाराणा कुंभा की परमिशन के नागौर के किले की मरम्मत शुरू करवा दी और इस बात से क्रोधित होकर के महाराणा कुंभा ने अपनी बार नागौर पर आक्रमण किया और उस पर अधिकार कर लिया। अब शम्स खान ने वापस से अपने राज्य को जीतने के लिए गुजरात के सुल्तान से हेल्प मांगी और उसने कुतुबुद्दीन, जो कि गुजरात का सुल्तान था, उसने अपनी पुत्री का विवाह शम्स खान के साथ लड़की का विवाह कर उससे सहायता मांग ली थी और इस पर कुतुबुद्दीन मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए निकल पड़ा। सिरोही के देवड़ा शासक की प्रार्थना पर उसने अपने सेनापति मलिक शाह खान को आबू विजय के लिए भेजा, परंतु स्वयं कुंभलगढ़ की तरफ निकल पड़ा। इतिहासकार फरिश्ता के अनुसार क्या बताया कि राणा से धन मिलने के बाद सुल्तान गुजरात लौट आया था और इसी समय कुतुबुद्दीन के सामने महमूद खिलजी के प्रतिनिधि ताज खान ने मेवाड़ पर गुजरात और मालवा के संयुक्त आक्रमण की योजना रखी, जिसके अनुसार मेवाड़ के दक्षिणी भाग पर गुजरात और मेवाड़ के खास भाग और आहिरवाड़ा पर मालवा का अधिकार हो गया था। और 1456 ईस्वी में चंपानेर नामक स्थान पर हुई इस आंशिक संधि के बाद कुतुबुद्दीन नागौर पर अधिकार कर चित्तौड़ की तरफ चला गया। वहीं महमूद खिलजी ने मालवा की तरफ से मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया था। फरिश्ता के अनुसार कुंभा ने धन देकर के आक्रमणकारियों को विदा किया, जबकि कीर्ति स्तंभ, प्रशस्ति और रसिक प्रिया के अनुसार कुंभा ने दोनों सुल्तानों को पराजित किया था और मुगल शासकों पर विजय के कारण हिंदू को हिंदू सुल्तान के नाम से या हिंदू बादशाह के नाम से जाना जाता है। ये आपको अंडरलाइन करना है और याद भी करना है। इसके बाद टॉपिक है महाराणा कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियां। ये अपन नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। अभी तक अपन ने जितना पढ़ लिया है उससे संबंधित मैं आपको कुछ गृह कार्य को महत्वपूर्ण प्रश्न दे रही हूँ। ये आपको टाइम टू टाइम पूरे कर लेने हैं, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गृह कार्य और महत्वपूर्ण प्रश्न इस चैप्टर से पहले में दे रही हूँ अति उत्तरात्मक प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण किसने किया? अगला प्रश्न है सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया? इसके बाद जो प्रश्न है वो है हिंदू सुल्तान किसे कहा गया? प्रश्न नंबर 4
जीवनदात्मक प्रश्न दे रहे हैं आपको इसमें। भारत पर तुर्क आक्रमण का वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 6, मोहम्मद गौरी के भारत पर आक्रमण के उद्देश्य का वर्णन करते हुए उसके भारत पर आक्रमण की व्याख्या कीजिए। प्रश्न नंबर 7 है, पृथ्वीराज चौहान व महाराणा कुंभा की प्रारंभिक कठिनाइयों का वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 8, पृथ्वीराज चौहान एवं मोहम्मद